हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये 9th लेक्चर है। इस वीडियो में हम भारत के वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उनका टर्म जो है वो कितने साल का होता है, उन्हें ओथ कौन दिलाता है, उनकी ड्यूटीज क्या क्या है और रिमूवल प्रोसेस किस तरह से जो है वाइस प्रेसिडेंट को उनके चेयर से हटाया जा सकता है। ये सब जो है पूरे डिटेल्स के साथ हम देखेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो किसमें है। पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। प्रेसिडेंट के बारे में भी जो है वो किस पार्ट में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो भी पार्ट 5 में ही मेंशन है। और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो कहां से कहां तक है, 63 से लेकर 71 तक है। और ये सारे आर्टिकल्स को हम पूरे डिटेल्स के साथ देखेंगे इस वीडियो में। तो लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। मतलब वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है उपराष्ट्रपति का, वो सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री में। जो हाईएस्ट ऑफिस है इंडिया में वो किसका है, प्रेसिडेंट का है। और प्रेसिडेंट के बाद सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का है इंडिया में। उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो कहां से लिया गया है, तो वो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ये जो है लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 63 क्या कहता है। तो आर्टिकल 63 ये कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, ये कहता है आर्टिकल 63। और आर्टिकल 64 क्या कहता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के क्या होंगे, वो सभापति होंगे। ठीक, तो ये कहता है आर्टिकल 64 कहता है। और उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये राज्यसभा के सभापति तो हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ना ही लोकसभा के ये मेंबर होते हैं और ना ही ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन लोकसभा जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, लोकसभा का मेंबर होता है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं आर्टिकल 65 क्या कहता है। तो आर्टिकल 65 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट व्हेन डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज, मतलब कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। और वो जो अनुपस्थिति है राष्ट्रपति का वो किसके कारण हो सकता है, तो राष्ट्रपति का डेथ अगर हो गया हो, अगर वो रिजाइन कर दिए हो, या रिमूवल हो गया उनका, या और कोई रीजन हो, तो उस समय जो है वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एज ए प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेंगे। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 65। उसके बाद है द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा व्हेन एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट। मतलब जब एज ए वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे तब वो क्या होगा, राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज नहीं करेंगे वो। ठीक, जो राज्यसभा का सभापति का ड्यूटी है वो ये नहीं करेंगे जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे। तो अच्छा, इसमें हम और कुछ जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं कि जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे तो उस समय क्या होगा कि ही इज इंटाइटल्ड टू ड्रॉ द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जितने भी समय के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो उस समय जो है प्रेसिडेंट का जितना सैलरी होता है वो ड्रॉ करेंगे, ना कि वो राज्यसभा का जो सभापति वाला सैलरी है वो ड्रॉ करेंगे। अच्छा, उसके बाद उनका जो अलाउंसेज है, मेडिकल एंड अदर अलाउंसेज, ये भी जो है जो प्रेसिडेंट को मिलता है वही वाइस प्रेसिडेंट को भी दिया जाएगा उस पीरियड में जब तक ये एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू सर्विंग एज द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। मतलब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी होगी, 6 महीने की होगी। 6 महीने से ज्यादा जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसके अंदर ही यह फ्रेश इलेक्शन होने हैं और नया जो है प्रेसिडेंट को चुनना अनिवार्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं आर्टिकल 66। तो आर्टिकल 66 क्या कहता है,
क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और उसका जो है निर्वाचन जो है कैसे होता है उसके बारे में आर्टिकल 66 कहता है। तो पहले हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता की जरूरत है। तो पहला है शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 35 साल की उम्र जो है उनकी होनी चाहिए मिनिमम, या 35 से एबव होनी चाहिए। तीसरा है शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई भी लाभ का पद जो है वो नहीं ग्रहण किए रहने चाहिए वो। और राष्ट्रपति वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट ऑफ जो ऑफिस होता है, लाभ का पद होता है, उसमें एग्जेम्प्टेड कौन कौन से हैं। तो कोई भी प्रेसिडेंट जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो क्या है, लाभ के पद का ऑफिस जो है इससे एग्जेम्प्टेड है। वाइस प्रेसिडेंट भी एग्जेम्प्टेड रहते हैं इससे। और गवर्नर ऑफ द स्टेट, कोई भी स्टेट का गवर्नर है जो, वो इस लाभ के पद के ऑफिस से क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। तो शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए वो। उसके बाद चौथा देखते हैं हम, शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो क्या होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। उसका पांचवा देखते हैं हम, एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹15,000 इन द आरबीआई, जो भी कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होगा वो क्या करेगा, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएगा 15,000 रुपए का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद हम देखते हैं 20 इलेक्टोरर्स एज प्रोपोजर एंड 20 इलेक्टोरर्स एज सेकेंडर, उसको जो है 20 मतदाता से एज ए प्रस्तावक साइन कराना है और 20 जो है एज ए अनुमोदक साइन कराना है, मतलब एज ए सेकेंडर साइन कराना है उसको, तब जाके वो कैंडिडेट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो है एलिजिबल होगा। प्रेसिडेंट में जो है एज ए प्रोपोजर कितने इलेक्टोरर्स की साइन चाहिए होती थी, तो 50 की, और एज ए सेकेंडर भी 50 की साइन चाहिए होती थी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में 20 और 20 का ही चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं हम, आर्टिकल 66(1) देखते हैं। इसमें क्या है कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, मतलब किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए उसके बारे में आर्टिकल 66(1) में मेंशन है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो कैसे होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा होगा, मतलब कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है उनका इलेक्शन किया जाएगा। और ये जो है मैंने प्रेसिडेंट के लेक्चर में काफी अच्छे से आपको समझाया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कैसे जो है होता है। तो आप प्रेसिडेंट का जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे तरह से समझाया है। अब इसमें देखते हैं हम, ए सीटिंग वाइस प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, मतलब अगर कोई सीटिंग वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो क्या है, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। प्रेसिडेंट में भी क्या था, प्रेसिडेंट जो है सिटिंग प्रेसिडेंट वो क्या थे, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल थे, और वाइस प्रेसिडेंट में भी क्या है, ये री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकता है। तो ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन वोट, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के और लोकसभा के जो इलेक्टेड हैं या नॉमिनेटेड हैं वो सभी जो हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। राज्यसभा में क्या होता है कि 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक, अलग अलग क्षेत्र से प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो है 12 जो मेंबर हैं ये भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वोट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैंने बताया था कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो वोट नहीं कर सकते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ये कर सकते हैं। लोकसभा में भी क्या था, पहले 2 एंग्लो इंडियंस जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, लेकिन अभी क्या है वो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसका नॉमिनेशन जो है उसको हटा दिया गया। तो ये भी जो 2 थे पहले एंग्लो इंडियन, ये क्या करते थे कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते थे, लेकिन अभी जो है क्या है, एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन है वो खत्म हो गया है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए पहले क्या 2 जो एंग्लो इंडियंस लोकसभा में वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते थे, तो आपका आंसर होगा यस, पहले करते थे। उसके बाद हम देखते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, मतलब कि जो विधानसभा है और विधान परिषद है वो दोनों वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो क्या होता है, भाग नहीं लेते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हो रहा था, जो विधानसभा है
वो भाग ले रहा था। ठीक ना, आपको ध्यान होगा कि विधानसभा जो है यूनियन टेरिटरी की और स्टेट की जो है वो इसमें भाग ले रहे थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी भाग नहीं ले रहा था। ठीक, तो इसमें ध्यान रखिए, वाइस प्रेसिडेंट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों भाग नहीं लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभा भाग लेती है, लेकिन विधान परिषद जो है वो भाग नहीं लेता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आर्टिकल 67 क्या कहता है। तो आर्टिकल 67 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आर्टिकल 67 बात करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, मतलब उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक जो है अपने ऑफिस में जो है वो रहेंगे। तो इनका टर्म जो है वो कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। उसके बाद जो है रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली बी ब्रॉट इन राज्यसभा एंड विच इज साइंड बाय 1/4 मेंबर एट लीस्ट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को पद से जो हटाने का प्रावधान है वो कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा, और उस पे जो है 1/4 मेंबर का साइन होना चाहिए एटलीस्ट। प्रेसिडेंट में क्या था कि ये जो प्रावधान है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, दोनों में किसी में लाया जा सकता था प्रेसिडेंट के केस में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या हो रहा है कि ये जो प्रावधान है वो कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में ही लाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम, द वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा passed by the majority of all the then members of the council and agreed to by the लोक सभा। इसका मतलब ये हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है अगर वो जो प्रावधान है वो राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया, उस समय जितने मेंबर्स बैठे हैं उसके मेजोरिटी से अगर पास कर दिया गया तो। और ये जो प्रावधान है उसको क्या होगा, राज्यसभा के पास करने के बाद अगर लोकसभा उस पर एग्री हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है। लोकसभा को क्या होना है, इस पे केवल लोकसभा की सहमति होनी चाहिए बस। ठीक, बस राज्यसभा में ये मेजोरिटी से पास हो जाएगा जितने भी मेंबर्स अवेलेबल है वहां पे, और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो जाएगी तो वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं था, वहां पे दोनों से पास होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा से, और 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तब जाके प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं हम, रिमूवल प्रोसेस शुड बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर 14 days एडवांस नोटिस शुड बी गिवन। इसका मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से पहले 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना जो है जरूरी है। 14 दिन पहले जो है उनको नोटिस दिया जाएगा, एडवांस नोटिस, कि आपको आपके पद से जो है हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तभी जाके जो है ये प्रोसेस जो है प्रावधान राज्यसभा में लाया जा सकता है। प्रेसिडेंट के भी केस में ये 14 दिन ही था, 14 दिन पहले उन्हें भी एडवांस नोटिस देना पड़ता है। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 68। तो आर्टिकल 68 क्या कहता है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब अगर उपराष्ट्रपति का जो पद है वो क्या हो गया, वैकेंट हो गया है, तो इलेक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी कराना है, ये कहता है आर्टिकल 68। तो इसमें है द इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है अगर वो खाली होता है ड्यू टू डेथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, अगर रेजिग्नेशन वो दे देते हैं, अगर उनको पद से हटा दिया जाता है, तो वो जो वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी भरना है, और ये कहता है आपका आर्टिकल 68। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 क्या कहता है, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का जो शपथ है वो उसके बारे में आर्टिकल 69 बात करता है। तो इसमें है ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं, तो दिलाते हैं प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद की शपथ दिलाते हैं, और प्रेसिडेंट को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। और अगर ये चीफ जस्टिस नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट होगा जज सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है प्रेसिडेंट को उनके पद की शपथ दिलाएगा। तो दोनों चीज को ध्यान रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलाता है और प्रेसिडेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है, और चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिलाएगा प्रेसिडेंट को ओथ। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 70। तो आर्टिकल 70 क्या कहता है, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन अदर कंटीजेंसी, मतलब और भी कोई अदर आपातकालीन सिचुएशन अगर आती है
तो उस समय जो है प्रेसिडेंट का जो ड्यूटी है वो कौन फंक्शन करेंगे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन करेंगे। तो ये कहता है आर्टिकल 70। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 71 क्या कहता है। तो आर्टिकल 71 जो है, कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो उसके बारे में आर्टिकल 71 जो है वो बात करता है। तो इसमें क्या है कि डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल ऑथोरिटी। मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो उसको इंक्वायर कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है, और उस पर जो आखिरी फैसला होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आखिरी फैसला होगा, उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो द फॉलोइंग पीपुल आर आल्सो क्वालिफाइड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब जो पर्सन है ये क्वालिफाइड है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। कौन कौन? सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी अगर चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्शन के लिए क्या है, एलिजिबल है, तो वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद गवर्नर ऑफ द स्टेट, जितने भी स्टेट्स के गवर्नर हैं वो भी जो है एलिजिबल हैं इलेक्शन के लिए वाइस प्रेसिडेंट का। और एमपीज एंड एमएलए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ये भी एलिजिबल है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। और अगर ये वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं एमपी, एमएलए और गवर्नर ऑफ द एनी स्टेट, तो इनको क्या होगा, अपने पद से क्या करना पड़ेगा, पहले रिजाइन देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो चेयर है वो ऑक्युपाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी हम देख लेते हैं कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद हम देखते हैं नेम द प्रेसिडेंट चूजन फॉर 2 टेन्योर्स। ये प्रेसिडेंट नहीं होगा, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होगा। कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो 2 टेन्योर के लिए चुने गए थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने 2 टेन्योर एज ए वाइस प्रेसिडेंट ये रहे थे, और हामिद अंसारी, ये भी 2 टेन्योर वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद देखते हैं हम कृष्णकांत, जो 10वें वाइस प्रेसिडेंट थे, डाइड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। कृष्णकांत जो थे वो ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये 10वें वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। उसके बाद हम देखते हैं वेंकैया नायडू इज द 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेंकैया नायडू जो है, जो अभी फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो जो है 13वें वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि 6 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो बाद में प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये आपका होमवर्क रहा कि कौन कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये मेरे कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। एंड आई होप कि आपको वाइस प्रेसिडेंट का ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है तो उसमें जाके आप वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड आई होप कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।